गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 9 के प्रश्न बैंक में विषय विज्ञान से संबंधित पहले चैप्टर में उपस्थित बहुविकल्पीय प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि विसरण का मतलब क्या होता है कि जैसे यदि कोई गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ है तो वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, उससे हम अपने भाषा में विसरण समझ सकते हैं। तो गैसों का विसरण का एक उदाहरण है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। दूसरा ऑप्शन दिया है स्याही का पूरे पानी में फैलना। तो स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। गैसों में विसरण, तो गैसों में विसरण आप जानते हैं कि इत्र का होता है। इत्र के सुगंध जो होते हैं ना, गैसों में विसरण कर सकते हैं। लेकिन जो स्याही होता है, स्याही जल में विसरण करता है। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जल में जब डालेंगे तो जल में विसरण करेगा, और इनमें से कोई नहीं, इसमें तो कुछ ये हो ही नहीं सकता है। उसके बाद पहले ऑप्शन के बारे में सोचा जाए तो पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 2 कह रहा है कि निम्नांकित में द्रवों में क्या निश्चित है? द्रव में क्या निश्चित होता है? आप ठोस के बारे में सबसे पहले देखेंगे तो ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, और गैसीय द्रव अवस्था में केवल उसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। तो इसमें द्रव पूछ रहा है ना, तो द्रव का क्या आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? न आकार निश्चित होता है, न ही वेग निश्चित होता है, न ही घनत्व निश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है ना, आयतन द्रवों का क्या होता है? निश्चित होता है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? आप जानते होंगे कि अणु गतिशील कब होगा? जब किन्हीं दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जिसमें कम होगा, उसकी गतिशीलता सबसे अधिक होगी। आप इसमें देख रहे हैं कि ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, और द्रव अवस्था में पदार्थ के कण इसके सापेक्ष कुछ दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसीय अवस्था में काफी दूर दूर होते हैं। इसलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है? तो आप जानते हैं कि अंतराणुक बल किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है। तो आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस अवस्था में पाया जाता है और सबसे कम गैस अवस्था में पाया जाता है। तो पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम मतलब सबसे अधिक होता है? तो ठोस में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रश्न 5 कह रहा है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 300 केल्विन तापमान बराबर होता है। आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन। तो 300 केल्विन का 300 केल्विन में से हम 273 को घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। तो कितना होगा? 273 में से कितना? 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं। 473 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। अब केल्विन में ज्ञात करने के लिए जो डिग्री सेल्सियस होता है उसमें हम क्या करते हैं? 273 को जोड़ देते हैं। जब 273 को 473 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 746 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 746 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 8 कह रहा है कि इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो आप जानते हैं कि इत्र जो होता है ना,
इत्र किसी भी पात्र में यानी छोटे पात्र में रखा जाता है तो उस पे हाई प्रेशर करके उस गैसीय अवस्था में इत्र को हाई प्रेशर दे करके उसके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। और जैसे ही इत्र की ऊपर वाले पैक को खोलते हैं तो वो तुरंत क्या होता है, पूरे वातावरण में फैलना चालू कर देता है। तो किसके कारण? विसरण के कारण। वाष्पीकरण तो होगा नहीं, संगलन तो होगा नहीं, द्रवण तो होगा नहीं, लेकिन विसरण के कारण पूरे वातावरण में इत्र क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब जीरो डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था किस अवस्था में रहती है? बर्फ बर्फ में, अर्थात वो ठोस अवस्था में होगा। और ठोस अवस्था गैसीय अवस्था जब वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर जब उस जल का किया जाता है तो किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो आप ये बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस होती है। शुष्क बर्फ क्या है? आप जानते हैं, आप लोग पढ़ाया भी गया था कि शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ बर्फ जो होता है ना, शुष्क बर्फ, यह CO2 क्या होता है? CO2 का ठोस रूप होता है। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सॉलिड ठोस अवस्था को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखिए ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन ये गलत होगा। ठोस एल्कोहल, ये भी गलत होगा। यानी बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा को शुष्क बर्फ कहते हैं? नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन तीसरे में देखेंगे तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो गया। तो ये 3 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं? नहीं। क्या कणाकर्षण बल कहते हैं? नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं? नहीं। अंतराण्विक बल कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतरा। इसलिए बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा, वाष्पीकरण करने के प्रयुक्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की क्रिया में मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा, यानी वाष्पीकरण के प्रयुक्त ऊष्मा, वाष्पीकरण करने में प्रयुक्त ऊष्मा, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में मुक्त गुप्त ऊष्मा। हाँ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में मुक्त गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? नहीं, क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने वाली अवशोषित ऊष्मा। ऑप्शन डी नंबर क्या होगा? सही हो जाएगा। थैंक यू।